नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। संसार की सबसे प्राचीन लिपि की जब भी बात होती है, निसंदेह सुमेरियन लिपि को संसार की सबसे प्राचीन लिपि कह दिया जाता है। और अब तक जितने भी साक्ष्य उपलब्ध हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर सुमेरियन लिपि को ही संसार की सबसे प्राचीन लिपि माना जाता है। लेकिन हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से अपने विचार, अपनी धारणा आपके सामने रखने जा रहे हैं और हम इससे थोड़ा सा अलग होकर बोलने की कोशिश करेंगे। हम उसको एक तरफ रखेंगे, हम विधिवत मान के चलेंगे, हम एकदम मान के चलेंगे कि सुमेरियन लिपि ही आज की सबसे प्राचीन लिपि है। लेकिन हम अपनी बात रखेंगे। हमने अब तक जो पढ़ा है उस आधार पर और जो साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो लिपियां पढ़ी गई हैं, उनके आधार पर निस्संदेह सुमेरियन लिपि संसार की सबसे प्राचीन लिपि है। लेकिन हम सिंधु लिपि को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सिंधु लिपि को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज तक वह लिपि पढ़ी नहीं गई है और सिंधु वासियों का इस वजह से बौद्धिक क्षमता का हम अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि उस लिपि को हम नजरअंदाज कर दें और एक तरफा मान लें कि सुमेरियन लिपि संसार की सबसे प्राचीन लिपि है। इस संदर्भ में हम अपनी बात रखेंगे। अब हम सिंधु लिपि की अगर बात करें तो जैसा कि आप देखिए, सिंधु लिपि का एक यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। आप सिंधु लिपि को देखिएगा। इसके बाद हम सुमेरियन लिपि को भी दिखाएंगे, बाकी अन्य प्राचीन लिपियों को भी दिखाएंगे। एक उनमें तुलना की जाएगी। अब जो सुमेरियन लिपि की बात आती है, ऐसा कहा जाता है कि ईसा पूर्व 3200 के आसपास से यह कीलाक्षर लिपि प्रकाश में आ गई थी और सुमेरियन वासी इसका प्रयोग करने लगे थे। आगे प्रारंभ में यह प्रतीकात्मक थी, बाद में यह व्यवस्थित होने लगी, सुनियोजित होने लगी और काफ़ी परिमार्जित होने के बाद एक विधिवत लिपि का रूप इसने ले लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी ये जो लिपि सिंधु लिपि है, आप यहाँ देख सकते हैं, अगर इसको गहराई से इसका निरीक्षण किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि यह भी व्यवस्थित लिपि है और सिर्फ प्रतीकात्मक कहकर हम पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि यह प्रतीकात्मक है। यह व्यवस्थित है। अन्य लिपियों से तुलना करने पर ऐसा लगता है कि यह व्यवस्थित है और हम अब तक पढ़ नहीं पाए हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि बौद्धिक क्षमता हम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन इस लिपि को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब हम सिंधु के कालक्रम को देखें तो सिंधु का कालक्रम जो भी निर्धारित किया जाता है, वह कालक्रम ईसा पूर्व 4000 से ईसा पूर्व 2000, ईसा पूर्व 1750 तक, मोटे मोटे तौर पर ईसा पूर्व 2500 से लेकर ईसा पूर्व 1750 के बीच में यह कालक्रम निर्धारित किया जाता है, मोटे मोटे तौर पर। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार सिंधु काल को ईसा पूर्व 4000 से ईसा पूर्व 2000, ईसा पूर्व 1900 तक भी मानते हैं। अब उस स्थलों पर जहाँ सिंधु स्थलों की खोज की गई है, वहाँ हड़प्पा या सिंधु पूर्व सभ्यता या संस्कृति भी मिली है। यानी सिंधु क्षेत्र में सिंधु पूर्व सभ्यता के भी लक्षण हैं, संस्कृत के लक्षण हैं, और सिंधु क्षेत्र में सिंधु बाद यानी उत्तर हड़प्पाई संस्कृति के भी लक्षण मिलते हैं। किसी भी सभ्यता को, और वो भी सिंधु सभ्यता जैसी सभ्यता को, उस स्तर तक पहुंचने में कई हजार वर्ष लगेंगे। आप इसमें देख सकते हैं, भारत लगभग 75 वर्ष भारत को आज़ादी मिली हो गई। उस समय हमारा नगरीकरण का स्वरूप क्या था, आज क्या है? आज भी 68% आबादी भारत की 68% गाँव में रहती है और विकास के हम लगभग सर्वोत्कर्ष पे हैं। फिर भी अधिकांश आबादी हमारी गाँव में रहती है। लेकिन सिंधुवासी मूलतः शहर में रहते थे, वो भी सुनियोजित शहर। जल निकासी की ऐसी उत्तम व्यवस्था, दुनिया आश्चर्य में पड़ जाती है उस व्यवस्था को देख के। अब उनका बौद्धिक स्तर कितना ऊंचा रहा होगा, अनुमान हम भी नहीं लगा सकते हैं। तो उनकी लिपि मैच्योर रही होगी। उनकी लिपि जो हम देखते हैं ये काफ़ी मैच्योर है। ठीक है, अभी पढ़ाने क्या है, आगे इससे पर्दा उठेगा। मेरी समझ से हम जो निष्कर्ष निकालते हैं, ये हमारी धारणा है, चैनल ही हमारी धारणा है। तो यह प्रूफ नहीं है कुछ, बस अपनी बात रख रहे हैं और यह सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मुझे लगता है कि सुमेरियन लिपि से भी कहीं बहुत प्राचीन हमारी सिंधु लिपि है, क्योंकि वहाँ पूर्व सिंधु सभ्यता संस्कृत के लक्षण मिलते हैं। यानी सिंधु क्षेत्र में सिर्फ ईसा पूर्व 3000 नहीं, ईसा पूर्व 5000, ईसा पूर्व 6000, 10,000 पहले तक की बस्तियां रही होंगी। उसके प्रमाण भी मिल रहे हैं। अब मेहरगढ़ में देख लिया जाए, ईसा पूर्व 6000 तक के कृषि के प्रमाण मिलते हैं। तो हम कैसे नहीं कह सकते हैं कि वहाँ बस्तियां नहीं रही होंगी और लोग मूक नहीं रहे होंगे, बोलते रहे होंगे, अपनी कुछ न कुछ लिपि का उन्होंने विकास किया होगा। मुझे लगता है कि सिंधु लिपि संसार की सबसे प्राचीन लिपि है और मुझे यह भी लगता है कि सिंधु लिपि ही अन्य सभी प्राचीन लिपियों की जननी भी है। जैसे हम अगर सिंधु
क्षेत्र को, सैंधव निवास स्थल को, सैंधव नगरों और सैंधव की पूरी व्यवस्था का निरीक्षण परीक्षण करें, हड़प्पा की पूरी व्यवस्था का निरीक्षण परीक्षण करें, तो मुझे आभास होता है कि सैंधव जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। यानी ठीक है, वैज्ञानिक हमारे इतिहासकार अपनी उदाहरण देते हैं, विदेशी इतिहासकार इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि माइग्रेशन यहाँ से वहाँ हुआ, वहाँ से वहाँ हुआ, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है हुआ हो, लेकिन सैंधववासी भी यहाँ से काफ़ी दूर दूर तक गए हों और सभ्यता का प्रसार यहाँ से भी हो सकता है यहाँ से ही हुआ हो, भारत के अंदर तक, भारत के बाहर तक। हो सकता है यही सैंधववासी वैदिक आर्य रहे हों, हो सकता है यही सैंधववासी भारत के आंतरिक भागों तक गए हों। ठीक है, ऋग्वेद में, हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में बड़े व्यापक क्षेत्रों का वर्णन मिलता है, रामायण में बहुत बड़े व्यापक क्षेत्रों का वर्णन मिलता है, रामायण में तो सैंधव सिंधु प्रदेश आता भी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सैंधव सभ्यता का विस्तार निसंदेह एक बड़े क्षेत्र में, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था, भौतिक रूप से था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। इसकी लिपि बहुत प्राचीन है और संभवतः यही लिपि संसार की सबसे प्राचीन लिपि है, अन्य लिपियों की यह जननी भी है। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। आप एक एक शब्द सुनिएगा और इस पर अपने सकारात्मक कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे और हमारे इस वीडियो को तो आप लाइक शेयर तो करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य वीडियो भी देखिएगा, उनको भी लाइक शेयर कीजिएगा,